नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एलजेपी सांसद चिराग पासवान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। चिराग को अपने पिता रामविलास पासवान का बंगला अब खाली करना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय की ओर से 14 जुलाई को बंगला खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। दिल्ली के 12 जनपद के बंगले में रामविलास पासवान तकरीबन 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से रह रहे थे। उनके निधन के बाद चिराग अभी भी परिवार समेत बंगले में रह रहे हैं। अब चिराग को फिर से नोटिस भेजा गया है। हालांकि चिराग खुद भी सांसद हैं और इस नाते उन्हें नॉर्थ एवेन्यू में फ्लैट आवंटित किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चिराग पिता की पहली बरसी तक सरकारी बंगले में रहना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही चिराग पासवान ने शहरी विकास मंत्रालय से बंगला खाली करने के लिए थोड़ा और वक्त मांगा था। दिल्ली स्थित 12 जनपद का यह बंगला रामविलास पासवान के नाम से ही इस बंगले की पहचान लगातार मिली हुई थी, लेकिन पिछले साल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बंगले में उनका परिवार रहता है। चिराग पासवान जो कि दूसरी बार सांसद बने हैं जमुई से, वो भी इस बंगले में अपने परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि उनको बतौर सांसद दूसरा बंगला नॉर्थ एवेन्यू में मिला हुआ है, जो कि डुप्लेक्स है, वहाँ पर अलॉट हुआ है। लेकिन चिराग पासवान अपने परिवार के साथ अभी यहीं रहते हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अब इस बंगले को खाली करने के लिए नोटिस मिला है, आदेश मिला है, और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स है उसकी तरफ से 14 जुलाई को एक आदेश मिला है, जिसमें इस बंगले को अब खाली करने के लिए कहा गया है। क्योंकि चिराग पासवान को बतौर सांसद दूसरा जो डुप्लेक्स उनका फ्लैट मिला हुआ है नॉर्थ एवेन्यू में, इसलिए इस बंगले को खाली करने के लिए कहा गया है और निश्चित तौर पर अब इस बंगले को खाली करना होगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान चाहते हैं, उनका परिवार चाहता है कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है, तब तक इस बंगले में रहा जाए, यानी कुछ दिन की और मोहलत मिल जाए, कम से कम 2 महीने की मोहलत मिले। क्योंकि 8 अक्टूबर में अभी 2 महीने का वक्त है, तो पहली पुण्यतिथि, पहली बरसी रामविलास पासवान की यहीं पर बने, उसके बाद यहाँ से इस बंगले को छोड़ा जाए। तो फिलहाल इस बंगले को लेकर के खतरा जरूर है, चूँकि शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट है इस बंगले को अब खाली करना होगा। यानी 12 जनपद जो कि 3 दशक से रामविलास पासवान के नाम से, पासवान परिवार के नाम से इस बंगले की पहचान थी, वो बंगला अब खाली होने वाला है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। नरकटियागंज रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर सड़क पर जमकर मारपीट होती है। बीच सड़क पर ही काफी देर तक 2 पक्षों के लोग आपस में उलझते हुए नजर आए। मारपीट होती रही। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे हर एक शख्स एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। सड़क पर यह संग्राम छिड़ी हुई है। सिंगूर निवासी एक पक्ष शिकारपुर अवर निबंधन कार्यालय पहुंचा था, उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी यहां पर पहुंच जाते हैं। स्थानीय दुकानदारों की मदद से दोनों पक्षों को शांत कराया गया। मारपीट का ये वीडियो इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। मुंगेर में आज 5 अगस्त को 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। अंधविश्वास में बच्ची की हत्या की गई और इस मामले में तांत्रिक समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 5 अगस्त को बच्ची खेलने के दौरान गायब हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद गांव के मुर्गी फार्म के झाड़ी से बच्ची के शव को बरामद किया गया। बच्ची की एक आंख भी निकाल ली गई थी। प्रशासन ने सदर एसडीपीओ नंदजी प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुंगेर के परहम निवासी दिलीप कुमार 5वीं संतान की चाह में खगड़िया के रहने वाले परवेज आलम से मिलते हैं। उसने अपना जादू टोना इस दौरान शुरू कर दिया और पहले रेहू मछली की बलि चढ़ाई गई, इसके बाद मुर्गे की बलि दी जाती है। और इतने से भी जब इनका मन नहीं भरा, इसके बाद पत्नी को गर्भ ठहरा तो रक्षा करने के लिए परवेज ने इंसानी बलि देने की बात कह दी। इंसान के आंख के खून की जरूरत बताई और इससे ताबीज बनाने को कहा गया, जिसके बाद दिलीप कुमार ने
पुरवारी टोला निवासी दशरथ और परहम निवासी तनवीर आलम नाम के दो दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची का पहले अपहरण किया। रात में उसकी बलि दी गई, आंख फोड़कर निकाले गए और खून से सने कपड़े से ताबीज बनाकर पत्नी को पहना दिया जाता है, जिसके बाद बच्ची के शव को ये फेंक कर यहां से फरार हो गए। लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया तो उसमें ये पाया गया कि ये जादू टोना के चक्कर में इस बच्ची का हत्या हुआ है। और जो दिलीप चौधरी एक है, इसका उसी से ये जुड़ा मामला है। उसका पत्नी का गर्भवती पहले भी हुई थी, उसका नहीं ठहर पाया, इसलिए इस बार अभी वो गर्भवती हुई है, 4 महीने की है गर्भवती। ऐसा पता चल रहा है कि उसी का चलते इसने उसको भी ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने बच्ची का हत्या करके दिया है। और जिस दिन हत्या किया है उस दिन इसका साथी दशरथ मंडल और तनवीर उनको सहयोग किया है। और जिस हत्या करने के बाद तुरंत ये दिलीप चौधरी जाता है बाबा के पास, ओझा जो है, वो जो कगड़िया के रहने वाले हैं, उनके पास जाके वहाँ तावीज़ बना के लेके आके घर पे रखता है। उसको भी सीज कर दिया गया। हमारा और डेड बॉडी जहाँ मिला था उसके अगल बगल में भी धूप और कुछ सामान बरामद हुआ है। और जहाँ मुर्गी फार्म है उसके बगल में भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हम लोग वो सीजर से बना दिया गया है और इनको चारों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया है। कटिहार में हत्याकांड में अब तक फरार 4 आरोपियों के घर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर चिपका दिया है। नगर थाना पुलिस ने ड्राइवर टोला स्थित 4 फरार आरोपियों के घर ये पोस्टर चस्पा किया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और पुलिस के मुताबिक जल्द हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। हत्याकांड को लेकर अब तक कटिहार में जो 12 आरोपी है उनमें से 4 आरोपी अब तक फरार है। और पुलिस जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इसमें इश्तिहार चिपकाने आए हैं। जो 4 आरोपी हैं उनके घरों में इश्तिहार चिपकाया जा रहा है। जो नियम है उसके तहत जो लोगों को जानकारी देने के लिए गाजा बाजा के साथ पुलिस इश्तिहार चिपकाना है। हमारे साथ नगर थाना के प्रभारी है। आइए सर, इश्तिहार चिपकाना है, कितना आरोपी अब तक फरार है, क्या नहीं? अभी तक हम लोगों ने टोटल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 नामजद है और 4 अप्राथमिकी अभियुक्त है। 4 अभियुक्त फरार चल रहे हैं इस कांड में और उनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हम लोगों ने इश्तिहार लिया है और इश्तिहार चिपकाने की कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत इश्तिहार चिपका रहे हैं और आगे अगर ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो इन लोग की जो संपत्ति है वो कुर्क जब्त किया जाएगा। इसी को लेकर पुलिस की यह कार्रवाई है। बताते चले मेयर हत्याकांड में कुल 12 नामजद आरोपी है, जिसमें 8 की गिरफ्तारी हो चुका है, 4 अब तक फरार है और इन लोगों को गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामला का खुलासा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नालंदा के बिंद लालू बीघा गांव में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मजदूरी मांगने पर बदमाशों ने चाकू से उसकी हत्या की। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगा रहे थे। उसी दरमियान परिजन वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। मुकेश बिंद टेलीफोन का पाइप बिछाने का काम करता था। पुलिस ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। 7 दिन पहले मेरे भैया काम करने गए थे। उसी में भैया बोले अब हम काम ना करेंगे, पैसा मेरा दे दीजिए। तो काम पर भी बोले थे पहले कि पैसा दे दो, तो बोले ठेकेदार कि नहीं देंगे, जाओ नहीं देंगे अभी पैसा, काम करेगा तो देंगे। यहाँ से लड़का को ले गया सेटिंग, और सेटिंग लगा के मेरा भैया को मार दिया। देश में टीकाकरण अभियान में और भी तेजी आएगी और देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके लिए भारत सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में वैक्सीन प्लांट की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक वैक्सीन कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए गुजरात के अंकलेश्वर में वैक्सीन निर्माण प्लांट को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के विजन के अनुसार इससे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गति आएगी।
और बिहार में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। गंगा के जल प्रहार ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और बड़ी कर दी हैं। कई जगहों पर सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं, तो कई जगहों पर स्कूल और कॉलेजों तक पानी का बसेरा है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और चलिए अब को सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 2705 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज बिहार को दी गई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हुए मंत्रीगण श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, अशोक चौधरी जी, संजय कुमार झा जी, जयंत राज जी और अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद चौधरी जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी, जीविका के डीजी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन जी, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार झा जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव श्री कौशल किशोर जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक श्री अनिमेय कुमार पराशर जी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इस देश के इंडिया कंट्री ऑफिस के निदेशक श्री हरि मेनन जी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी एएनएम गण, आशा कार्यकर्तागण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, अधीक्षकगण, सभी चिकित्सकगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, सिविल सर्जनगण, अन्य अधिकारीगण, चिकित्सकगण एवं कर्मीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन ही नहीं किया है, बल्कि नई चीज़ों का की जो शुरुआत की है। और उससे ये पता चल रहा है कि अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में कितनी प्रगति हो रही है। ये सबको मालूम है, हमारे सभी साथी बोल रहे थे, पहले की बातों को कर रहे थे, तो पहले के बारे में तो आप जानते ही, हम शुरू से बता रहे हैं। क्या किया था सर्वे? 2006 के फरवरी में सर्वे का नतीजा आया था और पता चला था कि कितने मरीज जाते हैं अस्पताल में। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एक महीने में औसतन 39 मरीज जाते थे। यानी समझ लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी स्वास्थ्य केंद्रों का, कि एक दिन में एक या किसी किसी दिन 2 मरीज जाते थे, ये हालत था। और उसके लिए जो काम किया गया, डॉक्टर से लेकर के अन्य सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया, दवाओं का इंतजाम किया गया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी तो कोरोना का दौर आ गया, नहीं तो जान लीजिए कि औसतन एक महीने में 10,000 के करीब लोग पहुंच गए अपना इलाज कराने के लिए। तो कितनी बड़ी बात थी। और पहले जब भी हम लोग कहीं जाते थे, पहले सरकार में आने के पहले, तो कितने मरीज लोग चिंतित रहते थे। तो उसके हिसाब से तो बहुत शुरू किया गया। और यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं जो
दीपक कुमार जी अभी तो चीफ सेक्रेटरी के बाद अब हमारे प्रधान सचिव हैं, लेकिन उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में यही थे सेक्रेटरी, और एक एक चीज़ को देख करके जो इंतजाम किया गया और उसके चलते यानी न सिर्फ सर्वेक्षण हुआ बल्कि एक एक चीज़ का जो इंतजाम करना शुरू किया गया तो उससे प्रगति हुई और बहुत आगे बढ़ी। और हम लोगों की इच्छा थी कि हम सारे जगहों पर सब तरह के इंस्टीट्यूशंस को बना देंगे, तो उसमें प्रगति हुई, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं हो पाया बाद में। लेकिन अब मुझे खुशी है कि फिर से उन सभी चीज़ों को जहाँ कहीं भी जो नहीं बन पाया है उन सब चीज़ों के निर्माण का काम शुरू कर रहे हैं। और आज कितनी बड़ी संख्या में आज अस्पतालों के से संबंधित सभी जगहों का जो निर्माण कार्य किया गया, ये बड़ी खुशी की बात है। और मुझको इस बात के लिए प्रसन्नता है कि ये सब पूरा हो जाएगा तो जान लीजिए कि कोई तकलीफ में नहीं रहेगा। आप जरा देख लीजिए कि कितने लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता था बाहर, और मालूम है कि जो सर्वे हुआ था, सर्वेक्षण था अंतर्राष्ट्रीय, और उन लोगों ने बताया था कि कोई भी आदमी है जिसका पैसा किस चीज़ में खर्च हो रहा, भोजन से ज़्यादा पैसा खर्च होता था कोई भी आदमी का इलाज कराने में, और सरकार में कोई सुविधा नहीं थी। तो कितना ज़्यादा इंतजाम किया गया। और अब तो पुरानी बातों को लोग भूल रहे हैं ना, अब तो बीच में जो आ गया है नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया आ गया है, तो अब उसके बाद तो पुरानी चीज़ों को लोग भूल रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो पुरानी चीज़ें हैं, कभी कभी बात हो जाती है यहाँ, तो सब पहले की स्थिति और क्या क्या प्रगति हुई है इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी डालना चाहिए, तब लोगों को ये एहसास होगा। नहीं तो लोग भूल जाएंगे कि पहले क्या हालत था, आज क्या हालत है। कहीं कोई कमी होगी तो बोलना शुरू करते हैं लोग, इसके बारे में तरह तरह की बात करने लगते हैं। भाई काम होना चाहिए, ये बात सही है कि जितना हम लोग चाहे वो सब नहीं पूरा हुआ, लेकिन अब तो पूरा होगा, अब तो पूरा हो जाएगा। मुझको पूरा का पूरा भरोसा है कि अब एक एक चीज़ जिस तरह से होगा। और बाकी सब चीज़ों के बारे में आज जो काम किया गया और उसके बारे में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसके बारे में बता दिया है, और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी शुरू में संक्षेप में बता दिया है। इसलिए उन बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है। आज जो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, तो एक एक चीज़ के बारे में आपने बताया है, और इन सब चीज़ों को न सिर्फ यहीं आना चाहिए बल्कि एक एक चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए। अच्छा कार्यक्रम किया, एक एक बात को बता दिया कि दीदी को रसोई उपलब्ध कराने के लिए, अब सोच लीजिए इसी बार कुछ जगह पर रसोई करा रही थी, हम गए तो देखा तो हमने कहा कि भाई इसको पूरा करना चाहिए, कार्यक्रम बन गया। अब कितना दीदियाँ रसोई उपलब्ध करा रही हैं, तो जो दीदी की रसोई कहा गया, अब उसके बारे में भी बताया गया आपको कि किस तरह से अस्पतालों में भी जो दीदियाँ हैं वो इस तरह का काम करेंगी। तो किस तरह से हम लोगों ने हर प्रकार से काम किया है और कितने तरह से अब महिलाएं जुड़ गई। सिर्फ इससे नहीं, कितना काम होता है, हर प्रकार के काम से जो महिलाओं को जोड़ा गया है। तो आप ज़रा देख लीजिए हर एक क्षेत्र में। तो जो मुझको एक जगह जा करके जो देख करके खुशी हुई कि तो बहुत अच्छा खाना बना रही, तो क्यों नहीं हम लोग सभी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था कराएं। तो किया गया, आज उसके बारे में बताया गया, और आपको कोविड टीकाकरण के बारे में बताया गया, टेली मेडिसिन के बारे में, टेली मेडिसिन के माध्यम से कितनी सुविधा होगी। कहीं पर भी कहीं जो कोई इलाज कराना चाहेगा तो उसको किस तरह से दूसरे अस्पतालों से चिकित्सक लोग उपलब्ध होंगे, उसके तकलीफ को देख करके, स्थिति को देख करके। तो टेली मेडिसिन का भी काम आपको बता दिया गया, और किस तरह से जो अनुपयोगी उपकरण, आप सोच लीजिए क्या बुरा हाल, कहाँ कहाँ कितना पड़ा रहता, सबको हटाने के लिए और उसको जो बिक सकता है उसको बेच देने के लिए जो काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम किया था। शुरू में ही तो हम लोगों ने एक बार बहुत पहले से IGIMS में कुछ काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो काम ज़्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन अब जो तय हो गया कि हर जगह और सभी अस्पतालों में करेंगे, वैसे तो ये काम अन्य जगहों पर भी होना चाहिए। जो चीज़ पड़ा हुआ है वो ठीक नहीं है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को हटाना
अगर वो बिक सकता है बेच देना, बाकी उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना, इन सब चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो, लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने बता दिया। अब बाल हृदय योजना के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। आप सोच लीजिए किस तरह से, कितनी बड़ी बात है। 7 निश्चय 2 में इस बार जो काम हुआ, मैं इस बात के लिए तो मंगल पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इस बात की चर्चा शुरू की। हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर उनका इलाज हो जाएगा, जिसके हृदय में छेद है, अगर वैसे बच्चे बच्चियों का इलाज हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये काम हम लोग शुरू कर दिए। ये जो टीकाकरण का दूसरा दौर जो शुरू हो गया, उसके पहले ही हम लोगों ने शुरू कर दिया। और आप लोगों ने संख्या भी बता दिया कि इसको जो भेज रहे हैं और बाहर उसके लिए जो एग्रीमेंट कर लिया है और सब लोगों के इलाज का प्रबंध कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात हुई। कल ही हम जो थे जनता के दरबार में, तो एक ने आकर के कहा, तो तत्काल उसके लिए बात हो गई कि साहब इनका चयन हो गया है और इसको हम लोग जरूर इनका इलाज करवा देंगे। तो एक एक चीज़ के बारे में जो चीज़ आप लोगों ने आज बताने की कोशिश की है, और फिर आयुष सभी लोगों को मिला करके चिकित्सा के लिए जो सब लोगों को एक साथ लगाया जाएगा अलग अलग जगहों पर, तो ये सारी बातें जो की जा रही है ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ भी काम हो रहा, अभी का जो कोरोना का दौर है, अभी आ गया अपने यहाँ तो करीब 1.5 साल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन दूसरे जगहों पर, दूसरे देशों में तो और ज़्यादा है। इसका नाम ही किया गया कोविड-19। इसका मतलब 19 से शुरू है। हम लोगों के यहाँ तो 19 में कोई बात नहीं जानता था, और 20 के शुरू में कहीं कहीं कुछ हुआ, उतनी भी चर्चा नहीं हुई थी। ये तो जा करके इस बिहार में समझ लीजिए कि पूरे तौर पर तो मार्च में जा करके बात हुई। तो और वहाँ से जो हम लोगों का सेशन चल रहा था हाउस का, किस तरह से हम लोगों ने उसको समाप्त किया और एक एक चीज़ की शुरुआत करा दी गई कि कैसे इसके लिए हम लोग जो भी काम कर सकते हैं लोगों के बचाव के लिए, रक्षा के लिए, और जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन था उसका पालन करते हुए जो एक एक काम किया गया और किस तरह से लोगों की मदद की गई। पहले दौर में ही केंद्र सरकार की भी सहायता मिली, और राज्य सरकार ने तो आप सोच लीजिए कि जो पहला टीकाकरण का दौर था, टीकाकरण नहीं मतलब इसका जो दौर था कोरोना का, तो उसमें तो टीकाकरण वगैरह की शुरुआत तो बाद में हुई है, इस साल हुई है, लेकिन उसके इलाज के साथ साथ उनकी सहायता के लिए कितनी मदद की गई। और राज्य सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इसमें लोगों के बीच में लगाया गया। केंद्र का तो सहयोग था ही, मिलता ही था, और राज्य सरकार ने भी इतना किया। देखिए हम लोग तो सब काम करते रहते हैं, प्रचार वगैरह ज़्यादा नहीं करते। जहाँ कम होता है वो अपना प्रचार खूब करता है। हम तो कई राज्य का देखे हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से, पिछले ही साल से 4 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार को। आज देखते हैं हम अखबार में कितना विज्ञापन छपता, यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा, उसका विज्ञापन छपा हुआ था। हम लोग तो नहीं कहीं विज्ञापन छपवाते हैं, हम इस समय पैसे का उपयोग हम नहीं करते। नहीं तो पता चले अभी पूरे देश के सभी अखबारों में अगर हम लोग विज्ञापन छपवा दें कि हम लोग कब से दे रहे हैं 4 लाख रुपया, तो क्या स्थिति बाकी जगह पर शुरू हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो हम तो प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन आप समझ लिए सच्चाई। और जितने जो प्रभावित लोग थे उनके बारे में जो जानकारी थी और हुआ कि नहीं साहब, ये तो हम देते हैं धन्यवाद कि लोगों को हुआ कि नहीं साहब, इसको हम लोग एक बार फिर गौर से देखें कि कहीं कोई मृत्यु हुई और उसकी जानकारी ठीक से नहीं हो पाई, लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी काम करवाया गया। और पूरे तौर पर जिनकी सूचना पहले मिलती थी उनको तो सब कुछ दिया जा रहा था, लेकिन जिनकी सूचना नहीं मिली थी उस सूचना को प्राप्त करने के लिए भी किया गया। और कल भी एक व्यक्ति आए हमारे यहाँ, जिस दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाले कार्यक्रम में, कहा यहीं का रहने वाला है और उसके पत्नी का, उसका खुद ही दिल्ली में इलाज कराया था और उसकी पत्नी भी गई थी उनकी, लेकिन ये बच गए और पत्नी का निधन हो गया। वो आकर के बताया कि हमको नहीं मिला। तो तत्काल हमने तुरंत कहा अपर मुख्य सचिव को कि भाई हमारे बिहार के लोग अगर बिहार के बाहर
इलाज में उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों को तो 4 लाख रुपया उनको भी देना ही देना है, जो हमारे बिहार के लोग हैं। तो ये भी कल भी हो गया कि कहीं किसी तरह से कोई चीज़ मिस नहीं कर जाए, छूट नहीं जाए। तो हम लोग तो इस तरह से काम करते रहते हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरह से शुरू से ही हम लोगों ने, पहले दौर से ही क्या तरह से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया लोगों के जांच का। और जब जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई है तब से हम लोग निरंतर टीकाकरण की बात कर रहे हैं। टीकाकरण का सब इंतजाम हो रहा है। और बीच में जो बात आ गई कि 18 साल से ऊपर वाले को राज्य सरकार, 18 से लेकर के 45 के बीच वाले के लिए राज्य सरकार को लेना पड़ेगा वैक्सीन, तो वो हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसके लिए हम लोगों ने सब चीज़ रिकमेंड कर दिया। 1000 करोड़ रुपया तत्काल विभाग को दे दिया गया और इन लोगों ने 150 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा खर्च करके शुरू किया। 40 लाख से भी ज़्यादा उसके लिए इंतजाम किया। लेकिन बाद में तो हम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने तय किया कि नहीं, देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से ही टीकाकरण के लिए इसके लिए दिया जाएगा वैक्सीन। और वो काम अब शुरू हो गया। तो कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम चल रहा है और सब तरह से टीकाकरण चल रहा है। तो हर प्रकार के लोगों के लिए टीकाकरण, पहला डोज, दूसरा डोज, सब तरह से चल रहा है। और हम लोगों के यहाँ तो पूरे तौर पर ये हो रहा है। और हम लोगों ने अब एक बिल्कुल हम लोगों ने तय कर दिया, पिछले महीने ही हम लोगों ने ये तय कर दिया और ये तय कर दिया कि जो 6 महीना है इस साल का बचा था, और उसी समय से यानी जुलाई से लेकर के अंतिम समय तक हम लोगों 6 महीना में 6 करोड़ लोगों का कम से कम टीकाकरण करवाएंगे। तो अगर इतना हो जाएगा तो 18 वर्ष के ऊपर वाले कोई नहीं बचेंगे। और अब एक बात हो रही है केंद्र में कि भाई 12 वर्ष के ऊपर वाले को भी कराया जाएगा। तो ये जब तय हो जाएगा केंद्र की तरफ से तो उनका भी होगा। लेकिन हर प्रकार से जो काम किया जा रहा, तो पहला डोज, पहला फेज में भी काम किया गया, दूसरे फेज में भी काम किया गया। और अभी तो बता रहे थे हमारे मंत्री जी कि भाई इसका कौन ठिकाना है कि तीसरा चरण शुरू हो जाए। तो हम लोग तो पूरा कर ही रहे हैं। लेकिन अभी भी जितना जांच कर रहा है, हम लोगों ने बैठ करके निरंतर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। और हम लोगों ने यही तय किया कि साहब हम लोग जांच भी बहुत करते रहे, और जो जांच करने का सिलसिला है वही लोगों को बचाएगा। अगर जांच नहीं करेंगे, टीकाकरण तो उसको मुक्ति दिलाएगा ही, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई कौन लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। अगर हम लोग जांच नहीं करेंगे तब पता नहीं चलेगा। अगर एक आदमी का है और आपने जांच नहीं किया तो सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर देगा। इसलिए बहुत तेजी से एक एक स्तर पर नीचे तक भी जांच का सिलसिला शुरू किया गया। शहर हो, गांव हो, हर जगह जा करके जो जांच का सिलसिला शुरू कराया गया। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में कितनी बार घोषणाएं हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया, मंत्री जी ने किया है, विभाग ने किया है, हर प्रकार से। और इसका जो कार्यक्रम शुरू हुआ, उन कार्यक्रमों में हम लोगों ने भागीदारी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारी बातें हुई है, देखभाल से लेकर के एक एक चीज़ का कि भाई किस तरह से काम हो रहा। तो इसका जांच, और हमने तय कर दिया हम लोग बैठ करके कि भाई हम लोग प्रतिदिन, आप जान लीजिए एक दिन 1,70,000 से भी ज़्यादा जांच कराए। लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग 2 लाख से भी ज़्यादा प्रतिदिन जांच करेंगे। और जब जांच करते, आज भी देखते हैं ना, इतना हम लोग जांच करा रहे हैं, उसी के चलते तो पता चल जाता है। कई जिलों में शून्य आ जाता है, आज शून्य आ गया, और कल जांच हुआ तो उसमें 1 आ गया, 2 आ गया। तो एक एक तरह से अगर कहीं भी किसी भी जिले में जांच में अगर कुछ भी लोग बचेगा, और अभी क्या है, अभी तो किसी दिन 30, 35, 40 ये मिल रहा है, पूरे बिहार में हम लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन जांच हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि भाई एक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पता करते रहे, और जब पता होगा तो इसका फैलाव नहीं होगा। तो ये सब काम हो रहा, तो टीकाकरण का भी काम हो रहा और लोगों के जांच का भी काम हो रहा। तो हर तरह से और लोगों की सुविधाओं के लिए भी वो काम किया गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, और तीसरे फेज के लिए भी हर तरह से सारे अस्पतालों में जो 3 प्रकार का इंतजाम है, हर चीज़ के लिए पूरे तौर पर करके रखा गया है। दवाओं के लिए कोई कमी नहीं हो जाए, दवाओं के लिए भी सारा प्रबंध के लिए
तो हर तरह से हमारे यहाँ विभाग पूरे तौर पर जो काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग और बाकी जितना प्रशासन है, हर किसी को इस बात के अलर्ट किया गया है कि लोगों को अलर्ट रखिए। हम एक बात कहना चाहते हैं भाई, इधर हमारी तो इच्छा होती है, तो ये तो कोरोना आ गया है, ज़्यादा जगह जा नहीं पाते हैं, बड़ा मन दुखी रहता है, हम सच बताते हैं। और जब कहीं निकलते हैं और कहीं जाते हैं और कुछ देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, उस दिन अच्छा लगता है। अभी हम कई जगह कुछ भी देखने चले जाते हैं कि भाई देखिए तो जरा सा मास्क लोग पहन रहा है कि नहीं पहन रहा, आप देखा कि नहीं। तब उसके लिए तो सब लोगों को कहा गया है कि लोगों को कहिए भाई, अब देख लेता है कि अभी ठीक ठाक है तो लोग छोड़ रहे हैं भाई। यार तीसरा डोज कहीं से शुरू हो जाएगा, तीसरा फेज, आप समझ लीजिए मास्क जरूर पहनिए, दूरी जरूर बना करके रखिए, हाथ को साफ जरूर करते रहिए, बिना कारण इधर उधर मत घूमिए, जरूरत के मुताबिक ही जाइए। तो ये सब बात तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए तो हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे तौर पर एक एक काम जो किया जा रहा है, आप जानते हैं ना, पहला डोज में जब पहला फेज में जब शुरू हुआ तो इतना जांच इतना कम हो गया, 20,000 पर आ गया था, और उसी में बढ़ना थोड़ा थोड़ा हमने कहा भाई कि भाई ये हम लोगों को करना चाहिए। चूँकि टीकाकरण का दौर शुरू हुआ तो सब लोगों की रुचि टीकाकरण में थी, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को जांच भी करना चाहिए। तब से जांच हम लोग पूरे तौर पर करके देख रहे हैं ताकि हर प्रकार से किसी तरह की असुविधा न हो, लोगों को जागरूक रखना, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो मुझे तो आज बहुत खुशी हुई आप सब लोगों के इस कार्यक्रम को देख करके। तो हम तो अब यही कहेंगे कि जितना काम किया जा रहा है, अब जितने चीज़ों का आज शिलान्यास कराया गया, उद्घाटन कराया गया, लोकार्पण कराया गया, तो आप लोगों ने सब लोगों ने देख लिया अब कितनी जगहों पर अस्पतालों का काम होने जा रहा है। हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि सब जगह हर तरह की सुविधा लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, तो ये सब सारा काम हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इससे बिहार के लोगों को बहुत सुविधा होगी और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के इस अवसर पर आप लोगों ने किया, और इसी तरह से फिर मंत्री जी ने बता दिया कि नवंबर महीने में फिर जो बाकी बहुत सारा काम है, अब ये लोग तो आज करा लेते, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी टेंडर करते हैं तो सिंगल टेंडर आ जाता है, तो उसको नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे अस्पतालों का भी काम तय कर दिया गया, उसके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है, पास कर दिया गया है कैबिनेट से। तो अब ऐसा लगता है कि 7 दिन 10 दिन के बाद वो भी तय हो जाएगा, और हम समझते हैं कि इसी महीने में बाकी सब भी जो काम है, जितने अस्पतालों के बारे में निर्णय है, वो सब काम आप लोग प्रारंभ कर दीजिएगा। ये खुशी की बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने जो कार्यक्रम किया है और सब लोगों को जो इंगेज कर रहे हैं, अब हम लोगों को एक ही चीज़ करना है, सब लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, हर जिले के लोग। वैसे तो हम इस बात को कहते ही हैं, लेकिन इस बार भी हम पुनः कहेंगे कि लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक करिए, और मास्क पहनने वाली बात लोगों को कहिए, और कहीं भी कोई आदमी न बचे, सबका टीकाकरण और जगह जगह जा कर के जांच भी करते रहना है हम लोगों को, ताकि इसमें लोगों का बचाव हो जाए। तो आज इस अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, और इसके माध्यम से हर जगह इस बात को, एक एक चीज़ को आप लोगों ने रख दिया है। तो अब तो अच्छी बात है, लेकिन अब हर चीज़ को, जो भी काम हो रहा है, विभाग के इस काम को सोशल मीडिया पर भी एकदम निरंतर डालते रहिए, क्योंकि आजकल तो एक सोशल मीडिया का काम हो गया है ना, कि कुछ लोग तो जानता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, मौलिक चीज़ की जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखता रहता है। एक तरफ सोशल मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरा तरफ निगेटिव। तो निगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत बिना मतलब का नई पीढ़ी के लोगों को, जिसको कह दीजिए कि उसको गलतफहमी में डालना। लेकिन हम लोगों का ये फर्ज है कि सबको हम लोग जागरूक करें और नई चीज़, सभी चीज़ों को जानें, और सब चीज़ों को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से
बेहतर रास्ते पर चलने में उनको सहूलियत होगी। नहीं तो उल्टा पुल्टा चीज़ के चलते कभी कभी किसी को गलत रास्ते पर भेज देगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे आने पीढ़ी को कहीं भी गलत रास्ते पर जाने का मौका मिले। तो सब मिल करके एक एक काम को करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो बड़ी खुशी की बात है कि चलिए मीडिया के लोग भी काफ़ी यहाँ पर आ गए हैं। तो आप सब लोगों का भी अभिनंदन है, बधाई है। आप लोगों को भी बहुत मेहनत करते रहना पड़ता है एक एक चीज़ की जानकारी देने के लिए। और आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं और जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और विशेष तौर पर जो इस काम में हमारे चिकित्सक से लेकर के उनके सहयोगी लगे हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि मिल करके लोगों की रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी और इनके तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर कोरोना से अगर किसी बिहार के लोग की मौत होती है तो उन्हें भी 4 लाख रुपए का मुआवजा जो सरकार की तरफ से तय किया गया है वो दिया जाएगा। उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। और ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि कोई भी शख्स न वंचित रह जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर जिसकी आशंका और अंदेशा जाहिर की जा रही है, उसके मद्देनजर हर कोने में हर दृष्टिकोण से जांच अभियान जो है वो निरंतर जारी रहनी चाहिए। व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है और इससे बेहतर करने की जरूरत है, जिस दिशा में हमारी कोशिश लगातार होती हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी परियोजनाएं और योजनाएं शुरू की गई हैं वो सीधे तौर पर आम लोगों की मदद से जुड़ा हुआ है, उनके विकास से जुड़ा हुआ है, उन तक उन फायदाओं को पहुंचने से जुड़ा हुआ है। पुरानी चीजों को लोग भूल न जाएं, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका का जिक्र भी करते हुए नजर आए नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो भी कार्य सरकार की तरफ से आम जनता के हित में और बिहार वासियों के लिए किए जा रहे हैं, उन सबको प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। धारण कर रहे हैं। न्यूज 18 ने सोनाहातू के हरिंडी जंगल में बालू के भंडार को कैमरे में कैद किया। स्थानीय लोगों की माने तो बालू माफिया की पकड़ इतनी मजबूत है कि प्रशासन अवैध बालू ढुलाई रोकने के बजाय संरक्षण देने का काम कर रहा है। ग्रामीणों ने कई बार अवैध बालू के कारोबार की शिकायत की है। कई बार दिखावे के लिए पुलिस नदी पहुंचती है और दूसरे दिन से पुनः अवैध बालू की निकासी की जाती है। कई बार बालू को लेकर झड़प भी हो चुकी